आइए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस मिलिट्री ऑपरेशन का विश्लेषण कर रहे हैं वो है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जरा कल्पना कीजिए, घर से पूरे 4000 किलोमीटर दूर एक अजनबी देश का टर्मिनल। कुछ निर्दोष लोग बंदूकों के साए में कैद हैं और उनके लिए मौत की उल्टी गिनती चल रही है। ऐसे वक्त में दुनिया के सबसे एलीट कमांडोज आधी रात के अंधेरे में एक बिल्कुल नामुमकिन से लगने वाले रेस्क्यू मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि साहस और अचूक रणनीति की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है। इस पूरे ऑपरेशन में एक नंबर जो सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है 53। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस अविश्वसनीय स्पीड को दिखाता है जिसकी इस मिशन को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब 106 बंदूकों को एक दुश्मन देश से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पूरे के पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि वो एकदम 53 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। एक ऐसी स्थिति जहां एक एक सेकंड कीमती हो, वहां 53 मिनट की ये डेडलाइन सेट करना किसी चमत्कार की योजना बनाने से कम नहीं था। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 27 जून 1976, यही वो दिन था जब एयर फ्रांस फ्लाइट 139 ने तेल अवीव से उड़ान भरी थी। ये एक नॉर्मल रूट था जिसमें एथेंस और बेंगाजी में स्टॉप ओवर होना था। लेकिन सच कहें तो एथेंस में हुई एक बहुत बड़ी चूक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन एथेंस एयरपोर्ट का सिक्योरिटी मेटल डिटेक्टर पूरी तरह से खराब पड़ा था और बस यही वो कमजोर कड़ी थी जिसने इस रूटीन फ्लाइट को इतिहास के सबसे खतरनाक हाईजैक में बदल दिया। एथेंस की उसी खराब सिक्योरिटी का फायदा उठाया गया। भारी हथियारों से लैस 4 हाईजैकर्स प्लेन में आराम से सवार हो गए। इनमें 2 जर्मन क्रांतिकारी थे और 2 PFLP के मेंबर्स। टेक ऑफ के सिर्फ 8 मिनट बाद, जी हां, सिर्फ 8 मिनट बाद ही कॉकपिट पर धावा बोल दिया गया। कैप्टन माइकल बाकोस को बंदूक की नोक पर प्लेन को दक्षिण की तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। सब कुछ अचानक से अफरा तफरी में बदल चुका था। बेंगाजी में रिफ्यूल करने के बाद ये हाईजैक किया गया प्लेन आखिरकार युगांडा के एंटेबे टर्मिनल पर उतरा। लेकिन युगांडा ही क्यों? वेल, इसका सीधा सा जवाब है उस वक्त का तानाशाह ईदी अमीन, एक ऐसा क्रूर शासक जिसके अस्थिर बर्ताव और यहाँ तक के इंसानी मांस खाने जैसी खौफनाक अफवाहें पूरी दुनिया में मशहूर थी। और सबसे बड़ी बात, वो इजराइल के सख्त खिलाफ था और खुले तौर पे इन हाईजैकर्स का साथ दे रहा था। एंटेबे के उस पुराने टर्मिनल पर पहुंचते ही स्थिति और भी भयानक हो गई। हाईजैकर्स ने एक बहुत ही क्रूर कदम उठाते हुए यहूदी और इजरायली पैसेंजर्स को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर दिया। इसके बाद उनकी मांगें सामने आई, 53 कैदियों की रिहाई और $5 मिलियन की फिरौती। और इसके साथ एक खौफनाक अल्टीमेटम भी जुड़ा था। अगर दोपहर 2 बजे तक ये मांगें पूरी नहीं हुई तो बंधकों को एक एक करके मार दिया जाएगा। उस वक्त का जो तनाव था उसे समझना बहुत मुश्किल है। जबकि पूरी दुनिया डिप्लोमेसी और कूटनीति के जरिए मामले को सुलझाने पर बहस कर रही थी, वहीं मोसाद और IDF की इंटेलिजेंस पल्स बहुत तेज धड़क रही थी। उनके लिए बातचीत का वक्त खत्म होता जा रहा था। उनका पूरा फोकस अब तेजी से एक बेहद आक्रामक और फुल स्केल मिलिट्री एक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। हाईजैकर्स ने कुछ गैर यहूदी बंदूकों को रिहा कर दिया था जो पेरिस पहुंच गए थे। इंटेलिजेंस फोर्सेस ने बिना वक्त गंवाए अपनी एक टीम पेरिस भेजी ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। और ये कोई आम पूछताछ नहीं थी, बल्कि दुश्मन के पूरे सेटअप का एक टेक्निकल डीप डाइव था। कितने गार्ड्स हैं, उनकी पोजीशंस क्या हैं, यहाँ तक कि आतंकवादी आपस में किस भाषा में बात कर रहे हैं, ये सारी अहम जानकारियां रातों रात जुटा ली गईं। लेकिन एक छोटी सी जानकारी ने तो पूरे ऑपरेशन का रुख ही पलट कर रख दिया। पता चला कि एंटेबे के जिस पुराने टर्मिनल में बंदूकों को रखा गया था ना, उसे असल में सालों पहले खुद एक इजरायली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ही बनाया था। ये सच में एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल एडवांटेज था। रातों रात उस इमारत के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स निकाले गए और कमांडोज की प्रैक्टिस के लिए एक बिल्कुल वैसा ही लाइफ साइज मॉडल तैयार कर लिया गया। 3 जुलाई को इस लाइटनिंग स्पीड वाले मिशन को हरी झंडी मिल गई। इस ऑपरेशन का पूरा दारोमदार 4 C-130 हर्क्यूलिस विमानों पर था। इन प्लेन्स को इसलिए चुना गया क्योंकि ये भारी सामान लेकर छोटे और बिना रोशनी वाले रनवे पर भी लैंड कर सकते थे। रडार की नजर से बचने के लिए एकदम नीचे उड़ान भरी गई। रास्ते में केन्या के ऊपर रिफ्यूलिंग हुई और सबसे दिलचस्प बात, इन विमानों के अंदर एक बहुत ही खास गाड़ियों का काफिला तैयार खड़ा था। प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हकीकत ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया। तय ये हुआ था कि कमांडोज एक काली मर्सिडीज में बैठकर बाहर निकलेंगे ताकि गार्ड्स को लगे कि खुद ईदी अमीन आ रहा है, क्योंकि उसकी सिग्नेचर कार काले रंग की ही थी। लेकिन हमले से ठीक 2 दिन पहले ही ईदी अमीन ने अपनी वो काली कार एक सफेद मर्सिडीज से बदल ली थी।
ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का पिवट था जिसने पूरी योजना को खतरे में डाल दिया। अब रात के अंधेरे में अचानक एक काली कार को देखकर युगांडा के एयरपोर्ट गार्ड्स तुरंत शक में पड़ गए। उन्हें रोकने के लिए एक गार्ड आगे बढ़ा और वहीं पे कमांडोज को एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ा। एक कमांडो ने अपनी साइलेंसर लगी बंदूक से फायर किया, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ तब हुई जब उनके ठीक पीछे आ रही लैंड रोवर से किसी ने बिना साइलेंसर वाली बंदूक चला दी। उस एक तेज आवाज ने पल भर में पूरे कंपाउंड की शांति भंग कर दी और सबको अलर्ट कर दिया। इसके बाद के 30 मिनट किसी हॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थे। अलर्ट हो जाने के बावजूद कमांडोज की रफ्तार बिल्कुल धीमी नहीं पड़ी। वो आखिरी 300 मीटर तक टर्मिनल हॉल की तरफ पूरी जान लगाकर दौड़े। अंदर घुसते ही हिब्रू और अंग्रेजी में कमांड्स चिल्लाए गए ताकि बंदक जमीन पर लेट जाएं। भीषण गोलीबारी में दुश्मनों को ढेर किया गया और बाहर रनवे पर खड़े 11 युगांडा के मैग फाइटर जेट्स को भी उड़ा दिया गया ताकि वापस लौटते वक्त कोई लोकल आर्मी उनका पीछा न कर सके। टचडाउन के ठीक 53 मिनट बाद नतीजे सबके सामने थे। इतिहास के सबसे साहसिक लॉन्ग डिस्टेंस रेस्क्यू मिशन ने 102 बंधुकों को सुरक्षित बचा लिया था। 7 आतंकवादी और 45 युगांडा के सैनिक मारे गए, लेकिन इस भारी जीत की एक बहुत दर्दनाक कीमत भी चुकानी पड़ी। क्रॉस फायर में 3 बंधुकों की जान चली गई और मिशन को लीड कर रहे योनी नेतन्याहू शहीद हो गए। शायद ये जानकारी दिलचस्प हो कि योनी नेतन्याहू असल में वर्तमान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। इस पूरे मिशन में मारे गए वो इकलौते कमांडो थे। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, इतने भयंकर दबाव और अनिश्चितता वाले माहौल में कोई जीत कैसे हासिल कर सकता है? ऑपरेशन थंडरबोल्ट हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब खतरे का माहौल हो और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगे, तब बारीकी से की गई प्लानिंग और एक मजबूत बैकअप प्लान का होना ही अनिश्चितता की सबसे बड़ी काट है। क्या हम सब भी असल जिंदगी के संकटों में इसी तरह की तैयारी रख सकते हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।